नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पर। तो एस्पिरेंट्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे इकोनॉमी की। और इकोनॉमी में जो एक स्टार्टिंग में हम जो चैप्टर पढ़ते हैं मनी से रिलेटेड, क्योंकि बिना इकोनॉमी में हम सबसे ज्यादा पैसे के बारे में पढ़ते हैं और पैसा एग्जिस्टेंस में आया कैसे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानें। तो स्टार्टिंग करते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ मनी से, यानी कैसे जो पैसा है वो इवॉल्व हुआ है। यानी कि बार्टर सिस्टम से लेकर, किसकी हम बात कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक पूरे कंप्लीट जो प्रोसेस है, बार्टर टू क्रिप्टो, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये कैसे हुई, कैसे चलता है ये सिस्टम, कैसे पैसा एग्जिस्टेंस में आया और आज हम क्रिप्टो करेंसीज के वर्ल्ड में कैसे पहुंचे, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जब पैसा नहीं था लाइफ में, जब कहीं पे भी पैसा नहीं था तो हम क्या करते थे, सामान के बदले सामान लेते थे, जिसे कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, जिसे आसान भाषा में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बार्टर सिस्टम यानी इसको हिंदी में अगर बोले तो हम इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली के तहत हमने क्या किया, इस सिस्टम में हमने सिर्फ सामान के बदले सामान लिया। ठीक है, हमें कुछ सामान चाहिए तो हमने किसी व्यक्ति से सामान लिया, उसको हमने अपना सामान दे दिया। बस यही हमारी जो तरीके रहे, यानी वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया हमने। ठीक है, ये था हमारा बार्टर सिस्टम। इसको सबसे पहले मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने खोजा था। मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने ये इसकी शुरुआत की थी। और इसके अंदर कुछ चैलेंजेस थे, कुछ इश्यूज थे। ठीक है, कुछ इश्यूज थे इसके अंदर। वो इश्यूज क्या थे? इश्यूज थे, पहला, जैसे कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ए के पास कोई सामान है, मान लीजिए उसके पास आम है, इसके बी के पास संतरा है। ठीक है, संतरा है। और ए आम देना चाहता है बी को, क्योंकि ए को संतरा चाहिए। लेकिन बी वो व्यक्ति है जो कहता है मैं संतरा नहीं खाऊंगा, मैं तो अमरूद खाऊंगा। ठीक है, मैं तो अमरूद खाऊंगा। तो उसके पास, सामने वाले ए के पास अमरूद नहीं है, तो वो बी को अपना संतरा नहीं देगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स का एग्जांपल लिया है। बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ऑफ कोइंसिडेंस की दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो ए को जो सामान चाहिए था वो बी को नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो, आप जिसका पहली तो हमें दो इसके अंदर कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। पहली कंडीशन कि जो सामान हमारे पास है वो सामने वाले व्यक्ति को चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि वो जो सामान उसके पास है वो हमें भी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा आ जाता है सर्च एंड कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज सो हाई। ठीक है, आज चलिए देखिए, अब डबल ऑफ बॉन्ड ऑफ कॉन्फिडेंस का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ए और बी को मतलब समझाया। अब सोचिए कि ए को बी व्यक्ति को ढूंढने में कितनी परेशानी होती है। ठीक है, परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं सर्च कॉस्ट वेरी वेरी करनी पड़ती है। सर्च कॉस्ट का मतलब खर्चा उठाना पड़ता है उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए, जिसको, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसके पास वो सामान हो जो आपको चाहिए और आपका सामान उसको भी चाहिए हो। ठीक है, और इसी की वजह से ट्रांजिशन कॉस्ट हाई हो जाती है इसके अंदर। सेकेंड, थर्ड जो हमारा है वो है स्टोरेज ऑफ पैरिशेबल कमोडिटीज। अब जैसे कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, ईटेबल, ईटेबल होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं। अब उन वो जो ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे सब्जियां वगैरह बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो पेरिशेबल आइटम्स है, उनको स्टोर नहीं कर सकते। और अगर हमने स्टोर करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, तो अगर हमने इनको स्टोर करने की कोशिश की तो हमारा रिजल्ट में क्या होगा, लॉस ऑफ वैल्यू, हमारी वैल्यूज का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इज डजेंट एनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड लेबर ऑफ, डिवीजन ऑफ लेबर। इसके अंदर ये नहीं है कि कितनी मेहनत से कोई कौन सी वस्तु आई है। ठीक है, कोई स्पेशलाइजेशन जरूरी नहीं है। अगर हम बात करें, आज हम टैक्स बचाने के लिए सीएस को हायर करते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशलिटीज है टैक्स बचाने के तरीकों में। ठीक है, वहीं पे वो जानते हैं कि किस डिवीजन को, लेबर के अकॉर्डिंग कितना डिवीजन होना चाहिए।
ये ऐसी इसी तरह की कोई स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं चाहिए थी। ठीक है, या कोई लेबर की जरूरत नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो सकता। वहीं पे डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, लेबर के साथ साथ गुड्स का डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती, किसने कितनी मेहनत की ये नहीं पता। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स में क्या क्या देखेंगे हम, कि देखो जो समस्याएं आई डिविजिबिलिटी ऑफ गुड के साथ, सपोज करो मेरे पास एक हॉर्स है, एक घोड़ा है, ठीक है, और सामने वाले के पास 100 किलो गेहूं है, वीट है। ठीक है, अब ये हॉर्स सिर्फ एक 100 किलो गेहूं के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसकी हॉर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये अपना हॉर्स नहीं देगा। और वहीं पे हॉर्स का अगर ये बोले कि मैं सर काट के दे देता हूँ या हॉर्स की टांग काट के दे देता हूँ, तो ये हॉर्स भी इसके काम का नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ना ही पूरी तरह हॉर्स दिया जा सकता है, ना ही प्रॉपर एक्सचेंज हो सकता है। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स में इसी का एग्जांपल लिया जाता है, और फंजिबिलिटी ऑफ गुड्स में भी हम यही कहते हैं कि किसी भी तरह की ईएमआई सिस्टम्स में नहीं बांट सकते, अब इसको एक बार में ही सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, 100 kg ऑफ वीट एक ही बार में आएगा, या हॉर्स हम दे नहीं सकते, इसके बदले में कुछ और प्रोडक्ट देना होगा। और ये बार्टर सिस्टम का एक एग्जांपल है कि ये ए पर्सन इसको पर्सन को एक फ्रूट दे रहा है, ये दूसरा पर्सन दूसरे फ्रूट एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने देखे नुकसान क्या थे, इश्यूज क्या थे बार्टर सिस्टम के साथ, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट भी होंगे। तो कुछ जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, कुछ जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या है, वो है इशू, नो इशू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, कोई एक्सचेंज रेट का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, किसी देश से कोई अगर फॉरेनर भी आता है तो वो भी अपना सामान ला के देता है और सामान के बदले सामान ले जाता है, किसी तरह का कोई एक्सचेंज रेट का कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर। दूसरा, सिंपलेस्ट है नेचर के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा नेचर है। ये देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति सामान बेच रही है, ये व्यक्ति सामान बेच रहे हैं, और ये आई है लेडीज आई है, ये सामान खरीद रही है। ठीक है, इसने अपना सामान दिया, इसने अपना सामान दे दिया। कुल मिला के हम क्या क्या कर रहे हैं कि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब फंजिबिलिटी का या डिविजिबिलिटी का ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे 2 केजी ये कुछ है, 2 केजी गेहूं है, वीट है, उसके बदले में आधा किलो टमाटर, या डबल वांट ऑफ कॉन्सिडेंस का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, कि मतलब क्या सामने वाले को टमाटर भी चाहिए, हमारे पास तो गेहूं है, क्या उसको टमाटर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इश्यूज देख सकते हैं, हमारे बहुत ज्यादा इश्यूज थे, और जो एडवांटेजेस थी वो बहुत कम थी, इसीलिए हमने शिफ्ट किया उसके बाद मेटेलिक मनी पे। मेटेलिक मनी में हमने 3 तरह की मनीज देखी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एक्सेट्रा, इसीलिए क्योंकि इसके अलावा अदर कॉइन्स भी आई हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज के भी कॉइन्स यूज किए जाते थे बाद में, और भी बहुत मिक्स अप मेटल्स के कॉइन्स यूज किए गए हैं। लेकिन हमने मेटेलिक मनी पे शिफ्ट किया, और मेटेलिक मनी के अंदर क्या देखा कि लोगों का विश्वास बनाने के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए, जो ट्रेडर्स होते थे या किंग्स होते थे वो अपने एक स्टैंप का यूज करते थे। किसका? वो अपने स्टैंप का यूज करते थे, और उनके ऊपर मोहरे लगा देते थे, जैसे ये देखो यहाँ पे निशान में दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह की मोहरें लगा दी जाती थी, ये निशान लगाए जाते थे, जिससे लोगों को उनके प्रति ट्रस्ट बने, लोगों को विश्वास हो। सबसे पहले इंडो ग्रीक किंग्स ने अपने सिक्के जारी किए थे, इंडिया में कुषाण किंग्स ने अपने सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इंडिया में कुषाण किंग्स ने अपने सिक्के जारी जारी किए थे, और इन्होंने अपने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे कुषाण ने, इंडो ग्रीक्स ने भी और गोल्ड कुशांस ने भी गोल्ड के कॉइन्स इशू किए थे। और गुप्ता जो थे गोल्ड कॉइन्स की, इसके काफी स्पेक्टेकुलर किंग्स थे ये। इन्होंने मतलब वीणा प्ले करते हुए ऐसी इमेजेस बनवाई थी, एनिमल्स की शूटिंग करते हुए इमेजेस बनवाई थी, और स्टैंडिंग विद वाइफ के साथ वो खड़ा है, ऐसी इमेजेस किंग्स उस समय बनवाते थे अपने कॉइन्स के ऊपर, ताकि किंग का प्रभाव भी दिखे, एरिया ऑफ दिखे, और उसका लोगों के प्रति विश्वास बना रहे कॉइन के ऊपर। उसके अलावा अगर हम कॉइन्स का एग्जांपल ले तो जैसे दिल्ली सल्तनत के काल पे हम टंका, जीतल, ये सब यूज करते थे। ठीक है, शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया, जो आज हम यूज करते हैं, जिसका सिंबल इस तरह से हम यूज करते हैं, रुपया। ठीक है, और अकबर ने मोहर मोहर चलाई थी। ये सारे कॉइन्स के एग्जांपल है।
कॉइन्स में एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब अंदरूनी वैल्यू। कॉइन्स के पास एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, अंदरूनी वैल्यू होती है, जिसको कहते हैं कि जैसे मान लो मेटल है, उसकी उसको अगर पिघला के कुछ और बनाया जा सके जो एक्चुअली में कीमती होता है, जैसे ज्वेलरी हो गया, वेपन्स हो गए, इस तरीके से कॉइन्स को पिघला के उसके मेटल का यूज करके, उसके मेटल्स का यूज करके उसको एक अनदर फॉर्म में चेंज किया जाता है, दूसरी अनदर फॉर्म में चेंज किया जाता है, नई तरीके का कुछ प्रोडक्ट सब बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया हमारा। अब इश्यूज के क्या थे मेटेलिक मनी के साथ, हमने क्या इश्यूज देखे? मेटेलिक मनी के साथ हमने इश्यूज देखे, एक पहला इशू था डिसबेसमेंट का। ठीक है, रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ मेटल्स। ऐसा एग्जांपल आपको औरंगजेब के टाइम पे मिलेगा। औरंगजेब के टाइम पे ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था कि राजा औरंगजेब थे जो वो काफी बिजी रहते थे लड़ाई वगैरह में, और उसी वजह से मतलब इसके धन की कमी हुई थी, और धन की कमी होने की वजह से इसने क्या किया था, अपने जो मेटल्स के सिक्के होते थे इसके, उनका वेट कम कर दिया था। उनका क्या किया था, वेट कम कर दिया था, जिस वजह से लोगों का विश्वास नहीं रहा। ठीक है, तो डिसबेसमेंट में हम कह सकते हैं कि मेटल्स की में अगर वेट की कमी आ जाए, या कोई राजा तो सिर्फ ऑर्डर देगा सिक्के बनाने का। सपोज करो जिस जो सिक्के बना रहा है, छाप रहा है, उसने सिक्कों की क्वालिटी में या क्वांटिटी में कमी करना शुरू कर दिया, तो लोगों का विश्वास, लोगों के साथ ये विश्वासघात हो जाता है। फेथ का इशू रहता है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक टाइम पे हम ज्यादा मनी कैरी नहीं कर सकते थे मेटालिक मनी में। और यहाँ पे मेटालिक मनी को समझाने के लिए और डिस्प्लेसमेंट का इशू समझाने के लिए एक ग्रेशम्स लॉ भी आता है। जिन्होंने इकोनॉमिस्ट थे ये, इन्होंने एक लॉ दिया था कि जो बैड मनी है, बैड मनी है गुड मनी को हमेशा मार्केट से बाहर कर देगी। द बैड मनी विल थ्रो आउट द गुड मनी फ्रॉम द मार्केट। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, देखिए। ये एक इमेज लगाई है जिसमें कि ये कहा है कि रिप्लेसमेंट कर देते हैं वैल्यू ऑफ गुड कॉइन्स की, तो सिमिलर कॉइन्स होंगे, फेस वैल्यू सेम होगी, लेकिन एक गुड मनी है, एक बैड मनी है। ठीक है, अगर हमने क्या किया, मतलब सेम तरीके के कॉइन्स बना दिए, एक गोल्ड का बना दिया, ठीक है, और एक सिल्वर का बना दिया। अब गोल्ड वाला गुड मनी कहलाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। सिल्वर वाला बैड मनी कहलाएगा। अब लोग क्या करेंगे, गोल्ड को स्टोर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे लोग ना गोल्ड को स्टोर करना शुरू कर देंगे, और क्या होगा कि धीरे धीरे ये मार्केट से ही बाहर हो जाएगा, ये लोगों के घर में छुपा होगा। मार्केट में सिर्फ सिल्वर चल रहा। ठीक है, गेट होर्डेड एज दिस कंसिडर्ड वैल्यूएबल, क्योंकि लोगों को लगता है कि गोल्ड वैल्यूएबल है। ठीक है, और बैड मनी जिस जो लोगों को लगेगा कि कम वैल्यूएबल है, और वो मार्केट में सर्कुलेट करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया, बैड मनी ने गुड मनी को धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर दिया। यही ग्रेशम लॉ कहता है अबाउट द मेटालिक मनी। फिर हम शिफ्ट हुए पेपर मनी के ऊपर। ठीक है, हमने नेक्स्ट मनी कौन सी देखी, पेपर मनी। लेकिन इसके साथ भी इश्यूज थे। ये चोरी हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, या कह लो कि मतलब और भी कई तरह के इश्यूज हो जाते हैं हमारे साथ। ठीक है, कई बार हमने कपड़े पैंट में पैसे रख दिए, मम्मी ने उठाया वॉशिंग मशीन में डाल दिया, कपड़े मतलब पैंट के साथ नोट भी धुल के आ जाते। तो इस ऐसे इश्यूज देखे गए। ठीक है, और इस टाइप के और भी कई इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने शिफ्ट किया उसके बाद प्लास्टिक मनी पे। ये हमारे पेपर मनी के एग्जांपल्स। उसके बाद हमने शिफ्ट किया प्लास्टिक मनी पे, जिसे स्मार्ट मनी भी कहते हैं। एटीएम्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स। ठीक है, ये देखिए मैंने कई सारी इमेजेस आपके लिए लगाई हैं प्लास्टिक मनी की। ये सारे एटीएम कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गया। ठीक है, ये कुछ, ये तो डिजिटल करेंसी के एग्जांपल है। पहले इसको देख लेते हैं। अब इनके साथ क्या इश्यूज हुए प्लास्टिक मनी और स्मार्ट मनी के साथ? प्लास्टिक मनी और स्मार्ट मनी के साथ कोई ज्यादा इश्यूज नहीं थे, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी बहुत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो लोग उनको चुरा चुरा लेते हैं, एटीएम कार्ड्स को। ठीक है, क्लोन कर लेते हैं। तो ये इश्यूज इनके साथ देखे गए। फिर हमने धीरे धीरे शिफ्टिंग किया, हम पहुंचे डिजिटल करेंसीज पे। अब डिजिटल करेंसी कौन सी होती है? द करेंसी विद द बैंक। ठीक है, द करेंसी विद द बैंक, वो सारी डिजिटल करेंसी होगी।
और डिजिटल करेंसी को हम डायरेक्टली फोन से चलाते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब यूज करके हम एक दूसरे को जो पैसा भेजते हैं या सामान खरीदते हैं उसको डायरेक्टली फोन पे, गूगल पे कर देते हैं, यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन कर देते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये डिजिटल करेंसी के एग्जाम्पल। ठीक है, हमने कोई मतलब फिजिकली पैसा यूज नहीं किया, हमने फिजिकली पैसा यूज नहीं किया, लेकिन फोन से फोन में ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। ठीक है, और उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी, अब क्रिप्टो करेंसी में क्या है, क्रिप्टो जो वर्ड है, क्रिप्टो वर्ड का ही मतलब क्या होता है, भ्रम। ठीक है, भ्रम, ये एक भ्रम है, एक्चुअली में वहां पैसा मौजूद है, ये ऐसा एक भ्रम है। ठीक है, लेकिन अब वर्ल्ड वाइडली ये भ्रम नहीं रहा, ये एज ए यूज भी होता है, क्योंकि कई देशों में तो इसे एज ए करेंसी भी यूज किया गया है। ठीक है, फ्रॉम 2019, जन 2019, वेनेजुएला की जो करेंसी है पेट्रो, जनवरी 2019 के बाद से वहां की ऑफिशियल करेंसी है पेट्रो, वेनेजुएला में। ठीक है, उसके अलावा जैसे बिटकॉइन है, ये संतोषी नामाकोतो ने बनाया था बिटकॉइन को, और बिटकॉइन का ये सिंबल रहा। ठीक है, ये सिंबल है बिटकॉइन का। उसके बाद बात करते हैं लिब्रा की, लिब्रा फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है, ये सिंबल है लिब्रा का। ठीक है, और सोव, सोव का सिंबल यानी सोवरन, सोवरन जो मार्शल आइलैंड है, फरवरी 2018 में इसने अपनी भी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी के तौर पे बताया। ये सिंबल है सोव का, और ये पेट्रो का, जो कि वेनेजुएला की करेंसी है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ये चार ही है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के टाइप में हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए बिटकॉइन, लाइट कॉइन, वेवर्स, नैम, एनएक्सटी, जेड कैश, स्टेलर, ये मतलब देर आर वेरियस एग्जांपल्स क्रिप्टोज के। लेकिन एक्चुअली में क्रिप्टो है क्या, ये एक क्रिप्टो का मतलब ही भ्रम होता है। ये अपने खुद के इनके सेपरेट वैलेट्स होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इनको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके इनको निकाला जाता है, इनकी माइनिंग की जाती है। ठीक है, इनकी माइनिंग की जाती है। तो ये सब था हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी में, जिसमें हमने पढ़ा कि कंप्लीट हम कैसे कैसे हम बार्टर सिस्टम से शुरू हुए और फाइनली हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। प्लीज आपको वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।